Very good morning, dear students. This is your GK class. Today we will start lesson number 36. It is page number 43, Beyond India. So these are some facts about the world. कि इंडिया से अलग वर्ल्ड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है इसमें. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड. इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं इसमें. आंसर द फॉलोइंग using the clue box below. Clue box is given. Scotland, these are the names of countries. Scotland, Bangladesh, Paris. Canada, 7107. Africa, Australia, Damascus, Grenada, West Indies, Johannesburg, which is in South Africa. Right? So let's start. How many islands make up Philippines? So be aware, be careful. इसको island बोलते हैं, इसको island नहीं बोलना है आपने. S जो है वो silent होता है. How many islands make up Philippines? Philippines को कितने islands मिलकर बनाते हैं? तो इसका आंसर है 7107. So we will write here 7107. Right? Next, which country separates Alaska from the US? कौन सा कंट्री अलास्का को यूनाइटेड स्टेट से अलग करता है? अलास्का नाम की जो प्लेस है उसको यूएस से अलग कौन सा कंट्री करता है? तो उस कंट्री का नाम है कनाडा. CANADA, कनाडा. नेक्स्ट वन. Which city is known as the city of gold? City of gold, सोने का देश, कौन सी सिटी को कहा जाता है? तो उसका नाम है जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है. दैट इज JOHANNESBURG, जोहान्सबर्ग, which is in South Africa. Right? Next one. Which island is known as the island of spices? कौन से आइलैंड को मसालों का आइलैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है? वो है ग्रेनेडा, जो कि वेस्ट इंडीज में है. वेस्ट इंडीज. Next one. Which continent is called the dark continent? कौन से महाद्वीप को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है? तो वो बोलते हैं अफ्रीका को. अफ्रीका में डार्क कलर के लोग रहते हैं, तो इसलिए उसको डार्क कंटिनेंट कहा जाता है. Which city is known as the city of lights? कौन से सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स, रोशनी का नगर कहते हैं? दैट इज पेरिस. PARIS. पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है. इट वॉज फॉर्मली नोन एज ईस्ट पाकिस्तान. इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे. व्हाट इज इट कॉल्ड नाउ? अब इसको क्या कहा जाता है? जो हमारे देश के साथ में ही एक और देश है, बांग्लादेश. वेस्ट बंगाल के पास है ये बांग्लादेश. उसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, लेकिन अब इसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है. बांग्लादेश. नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इस दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो सबसे छोटे कॉन्टिनेंट का नाम है ऑस्ट्रेलिया.
ऑस्ट्रेलिया। विच कैपिटल इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड? इस दुनिया में सबसे छोटी राजधानी कौन सी कैपिटल को ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना कहा जाता है? तो उसका नाम है डमेस्कस, जो कि सीरिया में है। सीरिया नाम का कंट्री है, उसके अंदर है ये। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ केक्स? केक्स की नगरी, केक्स की धरती कौन से कंट्री को कहा जाता है? उस कंट्री का नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। So that was the information about different countries. तो आगे है स्पॉटलाइट ऑन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका नाम का एक कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आओ इसको हम पढ़ते हैं। तो ये इस महाद्वीप पे क्या क्या है? देयर इज एन आइस शीट इन एंटार्क्टिका दैट इज 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इस महाद्वीप में एक बर्फ की परत है, आइस शीट, बर्फ की परत है, जो कि 1.5 मिलियन साल पुरानी है। 1.5 मिलियन मतलब कितना हो गया? 1,50,00,000 साल पुरानी बर्फ की तह है इस महाद्वीप में। मतलब कि यहाँ पर हर टाइम ही बर्फ छाई रहती है। About 37,000 tourists travel to Antarctica each year. हर साल यहाँ पर 37,000 टूरिस्ट यहाँ की यात्रा करते हैं, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। एंटार्क्टिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये जो सारे महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप, जब सबसे बड़े महाद्वीपों की गिनती होती है तो ये 5th नंबर पर आता है, 5वें नंबर का बड़ा महाद्वीप है। एन एवरेज थिकनेस ऑफ एंटार्क्टिका आइस इज अबाउट 1 माइल। जो बर्फ की तह मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर 1.5 मिलियन साल पुरानी है, तो उस बर्फ की तह की मोटाई, कितनी मोटी तह है वो? 1 मील। उसकी मोटाई इतनी ज्यादा है कि वो 1 मील के लगभग होती है, और 1 मील कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। तो आप सोच के देखो कि कितनी ज्यादा मोटी बर्फ की तह है वहां पर। तो एंटार्क्टिका में क्या क्या है? एंटार्क्टिका's ice is so heavy that it deforms the south pole. Its weight makes the earth look slightly pear-shaped. कि एंटार्क्टिका की बर्फ इतनी हैवी है कि वो साउथ पोल को दबा देती है। इसका वेट इतना ज्यादा है कि जो धरती हम जिसको कहते हैं ना कि बॉल की तरह गोल है, वो बॉल की तरह गोल नहीं, वो थोड़ी सी पियर, नाशपाती की शेप जैसी दिखती है, कि उसका प्रेशर इतना होता है, वो बर्फ इतनी मोटी है, बर्फ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। A long waddle. After building their stone-lined nest along Antarctica coast, Adelie penguins may have to waddle up to 30 miles across seasonal ice sheet to reach the shore. कि आपको पता है पेंगुइन्स के घर जो होते हैं ना, वो पत्थरों से बने होते हैं, वो पत्थरों की कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। तो एंटार्क्टिका के कोस्टल एरिया में जब ये अपना घोंसला बना लेते हैं, आफ्टर बिल्डिंग देयर स्टोन लाइन नेस्ट, स्टोन लाइन नेस्ट का मतलब है जो पत्थरों से बने हुए घोंसले होते हैं, जो कि एंटार्क्टिका के कोस्टल एरिया में ये बनाते हैं। इन पेंगुइन्स को वेडल अप, चल के जाना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है? 30 माइल्स, लगभग 50 किलोमीटर जाना पड़ता है, अक्रॉस सीजनल आइस शीट। जो मौसम के अनुसार वहां पर बर्फ की तह बन जाती है, तो उस बर्फ की तह के ऊपर लगभग 30 मील तक चलकर जाना पड़ता है उनको किनारे पर पहुंचने के लिए। तो दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हेल वर्ड, व्हेल क्या होती है? व्हेल मछली। एटलीस्ट 12 स्पीशीज ऑफ व्हेल्स, लगभग 12 तरह की व्हेल मछलियां और डॉल्फिन्स, 12 प्रकार की, 12 स्पीशीज होती है, लगभग 12 प्रकार की व्हेल मछलियां
और डॉल्फिन्स कैन बी फाउंड इन एंटार्क्टिक वाटर्स। एंटार्क्टिक के पानी में लगभग 12 तरह की व्हेल मछलियां और डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया गया है, दैट ड्यूरिंग द फीडिंग सेशन इन एंटार्क्टिका, फीडिंग सेशन क्या होता है कि जब ये जो ब्लू व्हेल मछली होती है ना, ये इतनी बड़ी होती है, ऐसा नहीं होता कि हर टाइम 12 के 12 महीने ये ऐसा करती रहती है। इनका एक फीडिंग समय होता है, खाने का समय एक अलग सा होता है। फीडिंग सेशन, फीडिंग सीजन का मतलब यही है कि जब उनका खाना खाने का समय होता है अंटार्कटिका में, अ फुल ग्रोन ब्लू व्हेल, जो नीले रंग की पूरी तरह से जो पूरी बड़ी हो चुकी नीली मछली होती है, वो कितना खाना खाती है? व्हेल ईट्स अबाउट 3600 kilograms और 4 tons krill every day for 6 months। कि जब इनका खाना खाने का सीजन होता है, फीडिंग सीजन जब इनका रहता है अंटार्कटिका में, तो एक फुल ग्रोन ब्लू व्हेल, पूरी तरह से बड़ी हो चुकी नीली व्हेल जो होती है, वो लगभग 3600 किलोग्राम या फिर 4 टन क्रिल खाती है वो रोज। एक दिन की डाइट है ये, एक दिन में 3600 किलोग्राम या 4 टन क्रिल खा जाती है, और ऐसा वो 6 महीने तक रोज करती रहती है। 6 months तक रोज खाती है और एक दिन में इतने किलोग्राम वो क्रिल खा जाती है। Having laid down a layer of fat from this feeding activity, अब इतना खाना खाने के बाद क्या होती है, इसकी बॉडी के अंदर एक फैट की लेयर बन जाती है, चर्बी की एक लेयर बन जाती है। Having laid down a layer of fat, एक फैट की लेयर बन जाती है इस फीडिंग एक्टिविटी से। दे देन स्टार्व फॉर सेवरल मंथ्स। स्टार्व का मतलब होता है फाका करना, भूखे रहना, मतलब कि 6 महीने तक लगातार तो वो इतनी हैवी डाइट खाती रहती है और उसके बाद वो कई महीने तक फाका करती है, स्टार्व करती है, मतलब कि भूखी रहती है। राइट? वार्म वाटर, डिसेप्शन आइलैंड्स geothermal pools are a popular spot for the tourist। ये टूरिस्ट के लिए एक घूमने की जगह है, उसका नाम है डिसेप्शन आइलैंड्स। डिसेप्शन आइलैंड है, वहां पर है जियोथर्मल पूल्स, वहां के जियोथर्मल पूल्स है, वो एक टूरिस्ट के घूमने के लिए एक पॉपुलर जगह है, जो कि अंटार्कटिका में घूमने आते हैं। और वहां पर अंडर वाटर एक्टिव वोल्केनो, जो पानी के नीचे के एक एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं, वो उस पानी को गर्म रखते हैं। उस पूल का पानी गर्म होता है, तो उस पूल का पानी गर्म क्यों होता है कि उसके जो अंडर वाटर वोल्केनो है, पानी के नीचे के जो ज्वालामुखी होते हैं, वो अपनी हीट से उस पानी को गर्म रखते हैं। राइट? तो ये चैप्टर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आप पढ़ सकते हो इसको भी, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में क्या क्या होता है, तो इसको आप बार बार रीड कीजिए ताकि इसकी इंफॉर्मेशन आपको मालूम रहे। नेक्स्ट है exaggerated bulges on earth। The next topic is up in the sky। This is the information about aeroplanes। An aeroplane serves a variety of purposes, like it is used for carrying passengers and cargo। एक एरोप्लेन जो है वो बहुत से पर्पस को हल करता है, एरोप्लेन अलग अलग काम में आता है, जैसा कि किस काम में आता है, इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स, ये यात्रियों को यहाँ से वहां ले जाने का काम करता है, एंड कार्गो, कार्गो का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, गुड्स को लेके जाना। तो जहां पर सामान जाता है उस डिपार्टमेंट को कार्गो बोलते हैं। बाय द मिलिट्री फॉर डिफेंस, मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग इसको यूज करते हैं रक्षा के काम करने के लिए। पुटिंग आउट फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में अगर कहीं आग लग जाए तो जंगलों की आग को बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए और एंजॉयमेंट के लिए भी लोग प्लेन में घूमने जाते हैं।
However, not every plane is fit for all the needs. लेकिन सभी कामों को करने के लिए हर जहाज जो है वो फिट नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर अलग अलग कामों को करने के लिए जो प्लेन्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। मॉडर्न एरोप्लेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स। इनकी 5 मेन टाइप्स होती हैं, उनको हम क्लासिफाई, अलग अलग प्लेन्स को हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आओ हम पिक्चर्स को देखते हैं और क्लू बॉक्स से हम इनको पढ़ते हैं कि कौन सा प्लेन कौन से काम में आता है। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, दिस इज बोइंग 747 एंड दिस इज बॉम्बार्डायर। तो इस तरह के प्लेन किस काम आते हैं? These planes are used for carrying passengers और cargo। ये planes जो हैं पैसेंजर्स ट्रेवलर्स को ले जाने के काम आते हैं या फिर कार्गो के काम आते हैं। तो इन प्लेन्स को बोलते हैं कमर्शियल ट्रांसपोर्ट प्लेन्स। These planes are called commercial transport planes। commercial ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, राइट। नेक्स्ट है MiG-29 और HAL तेजस। ये इन प्लेन्स के नाम हैं। These planes are the fastest। ये प्लेन सबसे तेज उड़ सकते हैं and are used by military, और मिलिट्री के द्वारा इनका यूज किया जाता है for defense, रक्षा करने के लिए। They also carry soldiers and equipments to battlefields। ये क्या करके जाती हैं? ये सिपाहियों को, जो योद्धा होते हैं हमारे, उनको और उनके इक्विपमेंट्स, उनके जो औजार शस्त्र होते हैं, उनको युद्ध के मैदान में लेकर जाते हैं। जहां पर लड़ाई हो रही होती है तो वहां पर सामान को ले जाने के लिए और सोल्जर्स को ले जाने के ये काम आते हैं। तो इनको बोलते हैं मिलिट्री प्लेन्स। मिलिट्री प्लेन्स, राइट। नेक्स्ट, डायमंड DA-20 एंड ग्लाइडर। ये छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं। दीज आर स्मॉल प्लेन्स। ये छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं विद 4 to 5 सीट्स। इनके अंदर या तो 4 सीट्स होती हैं या फिर 5 सीट्स होती हैं एंड आर यूज्ड फॉर पायलट ट्रेनिंग। जो लोग पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, जो जहाज चलाना सीखते हैं, ये उनके लिए यूज होते हैं। एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, और थोड़ी दूरी के लिए अगर किसी को लेके जाना हो या किसी को जरूरी जाना हो तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये यूज होते हैं। तो इनको बोलते हैं जनरल एविएशन प्लेन्स। इन प्लेन्स को बोलते हैं जनरल एविएशन प्लेन्स, राइट। आगे है, these planes have special purposes such as spraying chemicals on crops, performing duty in natural disasters and emergency situations। इन प्लेन्स का क्या यूज होता है? ये स्पेशल यूज के लिए होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए इनका यूज होता है। जैसे कि फसलों पर किसी केमिकल का छिड़काव करना हो, केमिकल का स्प्रे करना हो क्रॉप्स के ऊपर, या फिर प्राकृतिक आपदा, कहीं पे बाढ़ आ गई है, वहां से बचाव कार्य करना है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उनको बचा कर लाना है, या कोई भी और इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस जगह पर इन प्लेन्स का यूज होता है। इन प्लेन्स के नाम क्या है? ऑगस्टा वेस्टलैंड और बोइंग KC-135। तो इस तरह के प्लेन्स को बोलते हैं स्पेशल पर्पस प्लेन्स। स्पेशल पर्पस प्लेन्स, राइट। आगे है ग्रूमैन मालार्ड और डी हैविलैंड ऑटर। These planes can land on water। ये वाले जो प्लेन होते हैं ये पानी के ऊपर भी चल सकते हैं, समुद्र में या किसी गहरे पानी में ये पानी के ऊपर तैर भी सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं।
इन प्लेन्स को सी प्लेन्स कहा जाता है। जैसे कि मालदीव्स वगैरह जो लोग घूमने जाते हैं, तो मालदीव्स में जहां पर फ्लाइट लैंड करती है उस एयरपोर्ट से सी प्लेन आपको मालदीव्स लेके जाता है, तो इनको बोलते हैं सी प्लेन्स, राइट। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट एरोप्लेन्स। आगे है फेमस पर्सनैलिटीज। Write the names of any two famous personalities for each of the given categories. ये कैटेगरीज दी गई हैं आपको, स्पोर्ट्स पर्सन, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, साइंटिस्ट एंड मेनी मोर। तो आपको इनसे रिलेटेड दो फेमस पर्सनैलिटीज के नाम लिखने हैं। सो वी विल राइट these are the names. स्पोर्ट्स पर्सन में मैंने लिखे हैं नंबर 1 विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। मैंने ये दो नाम लिखे हैं, आप किसी और स्पोर्ट्स पर्सन का नाम भी लिख सकते हो, बट बी अवेयर, बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स। सो यू कैन राइट द नेम्स ऑफ अदर स्पोर्ट्स पर्सन्स टू। आप दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन्स का नाम भी इसमें लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि यही नाम जो मैंने लिखे हैं यही लिखने हैं आपको भी। तो आप बस ध्यान से लिखना कि आप म्यूजिशियन का नाम लिख रहे हो, साइंटिस्ट का लिख रहे हो, आर्टिस्ट का लिख रहे हो, या किसी भी और कैटेगरी में लिख रहे हो। नंबर 2 है म्यूजिशियंस। तो म्यूजिशियंस में मैंने दो नाम लिखे हैं, मिस्टर AR रहमान एंड श्री रविशंकर। ये दोनों म्यूजिशियन हैं, आपको पता है ये बॉलीवुड म्यूजिशियन हैं, बहुत सी बॉलीवुड फिल्म्स में म्यूजिक देते हैं। ये रविशंकर एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन रहे हैं। नंबर 3 एक्टर्स। बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, आप कोई से भी दो नाम लिख सकते हो। मैंने इसमें लिखा है अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी। नंबर 4 साइंटिस्ट। साइंटिस्ट में मिस्टर APJ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और CV रमन। CV रमन एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे। 5th कैटेगरी इज पॉलिटिशियंस। Lots of politicians are there in India. So I have written the names of our Prime Minister, respectful Prime Minister Narendra Modi and Yogi Adityanath. Yogi Adityanath कौन है? वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर। आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम भी लिख सकते हो, या किसी भी और पॉलिटिशियन का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन है? MF हुसैन। MF हुसैन एक बहुत बड़े पेंटर हैं, तो उनका नाम लिखा है मैंने नेकचंद। नेकचंद आपको ध्यान होगा कौन है नेकचंद। नेकचंद भी एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया था, रॉक गार्डन उनके द्वारा बनाया गया था, तो मैंने इन दोनों आर्टिस्ट के नाम इसमें लिखे हैं। नंबर 7 वार हीरोज। वार हीरोज मतलब कि युद्ध के हीरो, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को, हमारी फ्रीडम को पाने के लिए हमारी मदद की। तो मैंने उनमें लिखा है शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु का नाम मैंने उसमें लिखा है। एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, तो हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनका नाम लिखा है मैंने। एंड द सेकंड नेम इज रतन टाटा, राइट। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको यही नाम लिखने हैं, आप दूसरे भी लिख सकते हो, बट करेक्ट कैटेगरी में नाम होना चाहिए उनका। एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर स्पेलिंग्स। ये देखो, ये कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं। दिस पिक्चर इज फॉर साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। आगे है रिडल मी दिस, रीड ईच रिडल बिलो। आपको ये रिडल दी गई है, जिसको कि आप क्या बोलते हो हिंदी में, पहेलियां। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फिगर आउट द आंसर। आंसर को पाने के लिए जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको अनस्क्रैम्बल करो। एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। द शेप ऑफ द लेटर्स इज अ क्लू। आपको जो लेटर्स की शेप दी गई है उसमें आपको क्लू दिया गया है कि वो क्या हो सकता है। तो ये देखो, ये दिया गया है HPOEN, पिक मी अप, होल्ड मी टू योर ईयर। आप मुझे उठाओ, अपने कान के पास ले जाओ। टॉक टू समवन, किसी से भी बात कर सकते हो। फार और नियर, आपके कोई पास है या दूर है, आप किसी से भी बात कर सकते हो।
विच इन्वेंशन एम आई, तो मैं क्या हूं? तो इट इज अ फोन, देखो PHONE, इनको अनस्क्रैम्बल कर कर वर्ड बनता है फोन। तो फोन में आप कान से लगा के बात कर सकते हो और दूर या पास किसी से भी आप बात कर सकते हो। गिव मी फूड एंड ड्रिंक टू होल्ड, आप मुझे खाना या पीने की चीज जो है वो रखने के लिए दो। कम बैक लेटर, बाद में आओ। दे विल बी कोल्ड, वो ठंडे हो जाएंगे। विच इन्वेंशन एम आई, तो बताओ मैं क्या हूं? तो आप अपने घर में चीजों को ठंडा करने के लिए किस चीज का यूज करते हो? राइट, दिस इज रेफ्रिजरेटर। ये देखो लिखे हुए हैं ERRGOTIA, तो ये रेफ्रिजरेटर है। देखो REFRIGERATOR, तो इन सभी को यूज करने के बाद बना है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट इज क्लाइंब ऑन मी एंड पेडल फास्ट, मेरे ऊपर चढ़ जाओ और पेडल लगाओ, पेडल मारो जोर जोर से, फास्ट फास्ट पेडल चलाओ। फील द ब्रीज, और ब्रीज को, हवा को फील करो। एज द वर्ल्ड स्पीड्स फास्ट, कि जैसे कि वो आपके जो, जब आप साइकिल चलाते हो या किसी भी व्हीकल पर आप ट्रेवल करते हो तो आसपास की जगह ऐसे लगती है कि वो पीछे जाती जा रही है। तो विच इन्वेंशन एम आई, तो देखो ये साइकिल की शेप की बनी हुई है, देखो ये हैंडल बना हुआ है, ये दो पहिए बने हुए हैं, तो दैट इज बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल, राइट। आई हैव टीथ बट आई डोंट बाइट, मेरे पास दांत तो है लेकिन मैं काटती नहीं हूं। आई कीप योर कोट क्लोज्ड ऑन ए विंटर्स नाइट, कि सर्दी की जब रात होती है तो मैं आपके कोट को बंद रखती हूँ। विच इन्वेंशन एम आई, बताओ मैं कौन सी इन्वेंशन हूँ, कौन सी खोज हूँ? तो देखो ये शेप से पता लग रहा है जैसे आपकी जैकेट की चेन होती है, जिप होती है, ये वो बनी हुई है, तो दैट इज कॉल्ड जिपर, ZIPPER, जिपर। तो ये कुछ पहेलियां थी। आगे है टाइम टू बी क्राफ्टी, एक क्राफ्ट करने का टाइम है, एक एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। जाइंट बबल्स, बड़े बड़े बबल्स बनाएंगे हम, किसमें, कैसे करेंगे? थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें चाहिए आपको उसके लिए? वॉशिंग लिक्विड सोप, आपको लिक्विड सोप चाहिए। वाटर चाहिए आपको। ग्लिसरीन और कॉर्न सिरप, या तो आपको ग्लिसरीन चाहिए या कॉर्न का सिरप चाहिए, ग्लिसरीन आपको आराम से मिल जाएगी। लार्ज बाउल, बड़ा सा बाउल चाहिए आपको, और ए लार्ज पिज्जा ट्रे, या फिर पिज्जा की ट्रे चाहिए। वायर, एक तार चाहिए आपको। बॉल ऑफ स्ट्रिंग, डोरी, क्या डोरी का गोला चाहिए आपको, डोरी चाहिए, और जग चाहिए। तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? नंबर 1, मिक्स द वॉशिंग लिक्विड एंड ग्लिसरीन इन अ जग, एक जग में आप वॉशिंग लिक्विड, जो सोप, लिक्विड सोप था, और ग्लिसरीन, इन दोनों को मिलाकर एक जग में डालना है। स्टिर इट, इसको मिक्स करो। इनटू एक कंटेनर फुल ऑफ वाटर, उसको एक पानी से भरे हुए कंटेनर में डालकर अच्छे से मिक्स कर दो। ये देखो एक पानी से भरे हुए कंटेनर में वॉशिंग लिक्विड और ग्लिसरीन को डालकर मिक्स कर देना है। बेंड द वायर इन अ राउंड शेप, जो तार है उसको एक गोल सी शेप में मोड़ लो, बेंड कर लो, ये देखो इस तरह से गोल सी शेप में उसको मोड़ लो। लीव सम ऑफ इट सो दैट यू कैन होल्ड द बैंड दैट इज फॉर्म, साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है। लीव सम ऑफ इट, ताकि तुम इसको पकड़ सको। यहां से ये बैंड सा बन गया है ना, देखो तार को गोल सा मोड़ के एक बैंड सा बन गया है, तो इसको आप पकड़ सको तो साइडों से थोड़ी थोड़ी तार आपको छोड़ देनी है। वाइंड द स्ट्रिंग टाइटली अराउंड द वायर, तो ये जहां पर आपने ये बनाया था, तो यहां से आप डोरी से इसको बांध दो। इस स्ट्रिंग को, जो डोरी थी आपके पास, इसको वायर के अराउंड टाइट टाइट बांध दो। रैप द इलेक्ट्रिकल टेप अराउंड द एक्स्ट्रा वायर लेफ्ट फॉर होल्डिंग द बैंड, ये देखो जो ये डोरी थी इसको आप यहाँ चारों तरफ इसको डोरी से बांध देंगे, और जो ये
पकड़ने के लिए जो जगह छूटेगी वहां पर आपको ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिकल टेप लगा देनी है ताकि ये पूरा पैक हो जाए। डिप द बबल वैंड इनटू द कंटेनर, जो आपने सोप और ग्लिसरीन का घोल बनाया था उसके अंदर इसको डिप करो। ये बबल बैंड बन गया ना, इसकी जो चीज तैयार हो गई इसको आप बबल बैंड बोल रहे हो। इसको आपने डिप करना है उस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर आपने लिक्विड बनाया था। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग इज डिप्ड कंप्लीटली, ये श्योर कर लेना कि जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरह से इसमें डूब जाती है। ये जो पूरा गोला जो गोल वाली बनी है ये पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाए। रिमूव द बबल वैंड एंड लेट सम ऑफ द मिक्सचर ड्रिप ऑफ। अब यहां से इस लिक्विड बैंड बबल वैंड को हटाओ और जो भी फालतू का पानी होगा उसको नीचे टपकने दो। मेक बबल्स बाय मूविंग द बबल वैंड थ्रू द एयर। तो अब हवा के अंदर आप इस बबल वैंड को मूव करके बार बार हिला हिला के इसमें से आप बड़े बड़े बबल्स बना सकते हो। हाउ बिग कैन यू मेक देम, ये आपकी एफिशिएंसी है कि आप कितने बड़े बड़े बबल्स बना सकते हो। छोटे छोटे खिलौने तो मार्केट में मिलते हैं, आप खरीद के बनाते हो ना, बबल्स वाली गेम खरीदते हो, आप टॉयज खरीदते हो और फूक मार के उसमें से बबल्स निकालते हो, उससे छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। लेकिन इस बबल वैंड से आप बहुत बड़े बड़े बबल्स भी बना सकते हो। तो ये एक फन एक्टिविटी थी, आप कर सकते हो। टाइम टू बी क्राफ्टी, राइट? So that's all for today. You have to complete till page 50 in your book. See you in the next class. That's all for today. Have a very nice day. Thank you.